नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले मुंबई के उस गुनाहगार की बात करेंगे जिसके गुनाहों का हिसाब भारत में करने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है। एनआईए के हेडक्वार्टर में अब उससे सवाल जवाब की तैयारी है। लेकिन भारत में तहव्वुर पर सियासत के कौन से नए चैप्टर खुले हैं, ये देखिएगा। फिर एक कुंजी कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत पर, जिनके बिजली बिल के दावे पर हिमाचल की राजनीति में करंट दौड़ गया है। कंगना ने कहा था कि उनके मनाली वाले घर का बिल इस महीने 1 लाख रुपए का आया है, लेकिन बिजली बोर्ड के एमडी ने कुछ कागज दिखाकर कैसे उनकी मुश्किल बढ़ा दी है, ये दिलचस्प है। इस बीच दिल्ली में वक्फ के वास्ते विरोध वाले रास्ते भी खुल गए हैं। आज भोपाल से लेकर कोलकाता तक वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए हैं और इस कानून को मुस्लिम समाज के विरुद्ध बताया जा रहा है। एक कुंजी इस पर भी तैयार की है। आज आपको ये भी दिखाएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे मिस्टर यू टर्न प्रेसिडेंट बन गए हैं। 7 दिन में ट्रंप ने टैरिफ के अपने ही फैसले से पलटी मार दी है और 90 दिन की रोक लगा दी है। हालांकि चीन में टैरिफ 125% कर दिया है, लेकिन इस यू टर्न पर ट्रंप की क्या मजबूरी है, इसे समझेंगे। फिर सूरत की डायमंड फैक्ट्री में सनसनीखेज सल्फास कांड के बारे में बताएंगे। सूरत की एक फैक्ट्री में किसी ने वाटर टैंक के अंदर सल्फास की गोलियां मिला दी, जिसके बाद जहरीला पानी पीने से 118 लोग अस्पताल पहुंच गए। लेकिन वो गुनाहगार कौन है, ये देखिएगा। बिहार में चुनावी ऋतु के साथ नए नए बयानों की बारिश भी होने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को लेकर नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बन जाएं तो बिहार का तेजी से विकास होगा। और एक अच्छी खबर यह कि दिल्ली से यूपी तक लोगों को गर्मी से राहत मिली है। यूपी और बिहार के कई शहरों में तेज आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम अचानक बदल गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले कंगना रनौत की बात करेंगे, जिनकी पहचान अब उनके बयानों की वजह से अभिनेत्री और नेता के अलावा कंट्रोवर्सी क्वीन वाली बन चुकी है, जिन्होंने शायद राजनीति को भी बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह ही समझ लिया है, जहां हर विवाद और बयान अपनी फिल्म को फायदा पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसे स्टंट कितने जोखिम भरे हो सकते हैं, इसे कंगना रनौत की एक नई कंट्रोवर्सी से समझेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने अब बिजली बिल को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे हिमाचल की राजनीति में नया करंट दौड़ गया है। कंगना ने अपने मनाली वाले घर को लेकर 1 लाख रुपए के बिजली बिल का ऐसा दावा किया है जिस पर बड़ा क्लेश छिड़ा है। लेकिन अब बिजली बोर्ड के एक दावे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या कंगना ने भरी सभा में अपने बिल को लेकर झूठ बोला? क्या बॉलीवुड के बाद अब राजनीति में कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कंगना रनौत के लिए एक फैशन बन गया है? और कैसे बिजली के बिल पर कंगना के बोल के बाद एक कागज के जरिए उनकी पोल खोलने की कोशिश बिजली बोर्ड ने की है, इस पर भी गौर करिएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर कंगना रनौत का वो कौन सा बयान है जिसे लेकर हिमाचल की राजनीति में करंट के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और अब इसका करंट सबसे ज्यादा खुद कंगना रनौत महसूस कर रही होगी। दरअसल कंगना रनौत इस वक्त हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सुंदरनगर में एक सभा की। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की सत्ता पर कटाक्ष करते हुए कंगना ने कहा कि इस महीने उनके मनाली वाले घर का 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया है और ये वो घर है जहां वो रहती भी नहीं है, यानी मनाली का वो घर जो खाली पड़ा हुआ है। कंगना ने क्या कहा, सोचिए, जरा सोचिए, कांग्रेस ने हिमाचल की कितनी दुर्दशा कर दी है। इसीलिए अगले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस के चंगुल से मुक्त कराना है, ये कहा कंगना रनौत ने। इसके अलावा उन्होंने समोसे की जांच को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर हमले किए। पहले हम आपको कंगना का वो बयान शब्दशः सुनाते हैं, फिर ये दिखाएंगे कि बिजली बोर्ड के जवाब से कैसे कंगना रनौत की पोल खुलने का दावा किया जा रहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है। मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। इतनी दुर्दशा की हुई है। और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। मैं तो कहूँगी एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। और जिस तरह से हम लोगों ने चारों की चारों जो सीटों पर जो है
लोकसभा की सीटों पर जो है भगवा झंडा लहराया, उसी तरह से अब अगले चुनाव में जब भी 27 में होंगे, हमें यहाँ पे भगवा झंडा लहराना है। तो कंगना का पक्ष तो आपने सुन लिया, लेकिन अब बिजली बोर्ड का जवाब सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वाकई ये बिजली बिल का करंट है या कंगना का नया स्टंट है। इसका जवाब देने के लिए बिजली बोर्ड के एमडी सिर्फ कैमरे पर नहीं आए, बल्कि वो बिल भी साथ लेकर आए, जिसमें कंगना के एक एक आरोप का जवाब है। कंगना रनौत का कहना है कि इस महीने उनके घर का बिल 1 लाख रुपए का आया, जबकि बिजली बोर्ड के एमडी संदीप कुमार के अनुसार ये बिल 1 महीने का नहीं बल्कि 3 महीने का है, और कंगना ने इसे पहले जनवरी और फरवरी का बिल भी नहीं भरा था। कंगना ने दावा किया था कि जिस घर में वो रहती भी नहीं है उसका बिल इतना कैसे आ सकता है। इस पर बिजली बोर्ड के एमडी ने जवाब दिया, कंगना के घर बिजली का लोड 94.82 किलोवाट है, जो एक सामान्य घर के मुकाबले 1500% ज्यादा है। इसके अलावा कंगना को बतौर सांसद हिमाचल सरकार द्वारा बिजली पर सब्सिडी भी दी जा रही है, इसलिए बिजली बिल पर कंगना का ऐसा झूठ शोभा नहीं देता। अब आपको इस पर एक न्यूज रील भी दिखाते हैं। स्वागत है जी, स्वागत है। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सेंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9000 यूनिट्स कंज्यूम किए और 9000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज़ का है बिलिंग जो उनको हुई है। तो अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो कि जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दिया जाए, पुराने एरियाज़ और करंट बिल को मिला दिया जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है, ना कि 1 लाख रुपए का। तो ये जो बिल जो उनको ज़्यादा दिख रहा है, यदि उन्होंने टाइमली पेमेंट की होती जनवरी और फरवरी के बिल की, तो ये 55,000 ही होता है। जो हमने कहा, जिस बात को लेकर उन्होंने लगाया है कि बिजली का बिल आया, उनका बहुत बड़ा बिजली का बिल क्यों आया है। उन्होंने बहुत बड़ा अपना मकान बनाया है, जिसमें अब मैंने कहा है, दिशा निर्देश दिए हैं, और उस पर उनकी बात को वैसे मैं गंभीरता से नहीं लेता, और वो अक्सर ऐसे बयान देते रहती है। वैसे मौजूदा वक्त में कंगना रनौत अपने कुछ बयानों की वजह से कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी हैं, और इसमें कुछ ऐसे बयान भी हैं जो खुद उनकी पार्टी को भी असहज कर चुके हैं। हम आपको कंगना के वो राजनीतिक डायलॉग दिखाते हैं जो अगर किसी फिल्म में भी दिखाए जाएं तो उस पर विवाद की पूरी गारंटी है। जैसे किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने हिंसा, रेप और हत्या वाला विवादित बयान दिया था। इस पर तो बीजेपी ने कंगना की क्लास भी लगाई थी और आगे कुछ भी ना बोलने का ऑर्डर जारी कर दिया था। कृषि कानून पर कंगना रनौत ने कहा था कि कृषि कानून को फिर से लागू किया जाना चाहिए, जबकि खुद केंद्र सरकार ने उस कानून को वापस लिया था। इसी तरह कुछ दिन पहले कंगना ने कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ड्रग्स वाला आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर बड़ा क्लेश हुआ था। ऐसे ही कंगना ने महात्मा गांधी द्वारा किए गए अहिंसा के मंत्र का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, लेकिन आज़ादी नहीं। अब नजरिया 9 जान लेते हैं इस पर। कंगना रनौत को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति में अपने रोल को भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट समझ रही हैं, जबकि उन्हें ये समझना होगा कि राजनीति में कब क्या बोलना है। इससे ज्यादा ये समझना जरूरी है कि कहाँ चुप रहना है और क्या नहीं बोलना है। उनके बयान कई बार उनकी खुद की पार्टी बीजेपी के लिए इमरजेंसी की स्थिति पैदा कर चुके हैं। इसीलिए एक एक्ट्रेस के तौर पर ना सही, एक नेता के तौर पर कंगना के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन अति आवश्यक है। शायद तब वो राजनीतिक डायलॉग्स और फिल्मी डायलॉग्स का फर्क समझ सकें। पालम एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा को। पटियाला हाउस कोर्ट में ही होगी पेशी। पालम एयरपोर्ट पर अरेस्ट मेमो भरा जा रहा है। एयरपोर्ट पर आतंकी राणा का मेडिकल हो रहा है। यूएपीए के तहत आतंकी राणा की गिरफ्तारी होगी। एनआईए के जरिए जानकारी मिल रही है, यानी अभी एयरपोर्ट पर अरेस्ट मेमो भरा जा रहा है।
वहीं पर गिरफ्तारी की जाएगी। यूएपीए कानून के तहत आतंकी तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की जाएगी। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद, पालम एयरपोर्ट पर अरेस्ट करने के बाद, जहां पर अरेस्ट मेमो भरा जा रहा है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी भी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट पर ही मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता जीत भाटी। हमारे साथ कुमार कुंदन भी मौजूद हैं जो पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो NIA मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, ये जानकारी मिल रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। क्या वहां पर इस वक्त तैयारी आप देख रहे हैं? क्योंकि सुबह से ही सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई थी, लेकिन अब इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर देखिए, दो नई दिल्ली के DCP हैं देश मेला, वो यहाँ चुके हैं। पूरा यहाँ पर देखिए रस्सी बांधी गई है, किसी को भी यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं है। सुरक्षा का यहाँ पूरा जो इंतजाम किया गया है, क्योंकि अभी कंफर्म हो चुका है कि एयरपोर्ट से मेडिकल के बाद जो राणा है उसको यहीं पर लाया जाएगा, उसकी रिमांड जो है वो मांगी जाएगी। और आपको बता दें UAPA का मामला है, तो ऐसे में जो NIA के स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा, और वहाँ पर NIA 15 दिन का जो रिमांड है वो मांग सकती है यहाँ पर, क्योंकि UAPA के मामले 30 दिन तक की रिमांड होती है। और देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं नई दिल्ली के DCP, आपको तस्वीरों नज़र आ रहे होंगे। सुरक्षा बल यहाँ पर सुबह से कड़ी कर दी गई है, और साफ तौर पर ये अब जाहिर हो चुका है कि यहीं पर NIA की स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पर 26/11 के जो हमले हैं उसके मास्टरमाइंड और आतंकी तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा, और यहाँ पर रिमांड उसकी मांगी जाएगी। अब इंतजार हो रहा है कि मेडिकल के बाद यहाँ लाया जाए और कितनी देर में पहुंचेगा आतंकी राणा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आतंकी राणा पर NIA का पहला आधिकारिक बयान अब सामने आ चुका है। NIA की टीम राणा को लेकर भारत आई है। 26/11 का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, और उसका प्रत्यर्पण पूरा हो चुका है, कहा है NIA ने। कई साल की कोशिश के बाद ये प्रत्यर्पण हुआ, ये NIA के द्वारा कहा गया है। NIA मुख्यालय के बाहर ही मौजूद है जितेंद्र शर्मा। हम जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, NIA की तरफ से ये पहला आधिकारिक बयान है जिसमें बताया गया कि किस तरह से कई सालों की कोशिश के बाद प्रत्यर्पण हुआ है और अब भारत पहुंच चुका है, ये अब NIA की तरफ से कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 16 मई साल 2023 को एक्स्ट्रेडिशन के आदेश दिए गए थे कैलिफोर्निया कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद से लगातार तहव्वुर राणा भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे से बचता आ रहा था। अलग अलग अदालतों में अमेरिका में इसने अपील दायर करी, और आखिरकार अब उसके एक्स्ट्रेडिशन पर मोहर लगी, और उसके बाद अब तहव्वुर राणा हिंदुस्तान पहुंच चुका है। 6:22 पर फ्लाइट लैंड हुई है, अमेरिकी विमान है जिसके जरिए उसको लाया गया है, और तकरीबन 6:30 पर फ्लाइट से बाहर आया, और 6:40 पर UAPA के तहत उसकी अरेस्टिंग डाल दी गई थी। यानी कि जो NIA की टीम पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थी वो अरेस्ट मीमो साथ लेकर गई थी। एयरपोर्ट पर इसका अरेस्ट मीमो भरा गया, वहीं उसको अरेस्ट किया गया चंद मिनटों में, और तुरंत बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया, और अब तैयारी उसे सीधा पटियाला हाउस कोर्ट में NIA स्पेशल कोर्ट के सामने पेश करने की हो रही है। और जहां पर पेश करने के बाद कम से कम 15 दिन की जो रिमांड है वो NIA मांगेगी तहव्वुर राणा की, और उसके बाद सीधे तहव्वुर राणा को उसके बाद सीधे यहीं पर लाया जाएगा उसे जहां आप मौजूद हैं। लेकिन जहां इस वक्त मौजूद है तहव्वुर राणा, सीधे कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुंदन, यहीं पर मौजूद है तहव्वुर राणा इस वक्त? जी कुंदन। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसने जो है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, और अब मूवमेंट बन रहा है, किसी भी वक्त उसे यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जैसा आपने सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे कि टच डाउन होने के साथ ही उसे अरेस्ट किया गया, और चूंकि अमेरिका की अदालतों में वह इस बात की दलील देता रहा कि वो बीमार है, अपनी बीमारी का हवाला देता रहा। कभी वो बताया कि उसे पार्किंसन है, कभी बताया उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कभी बताया उसे किडनी बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD है। तो इस तरह की तमाम तरह की वो दलीलें देता रहा, लेकिन आखिरकार जब आज उसे हिंदुस्तान लाया जा रहा है तो इस वक्त उसका मेडिकल प्रोसेस जो है वो कभी खत्म हुआ। और देखिए जो सामने गेट खुल गया, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। सुमेरा, मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त तहव्वुर राणा नहीं बल्कि CDS का मूवमेंट होने जा रहा है। CDS भी अंदर हैं, और चूंकि ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण मौका है तो उसके लिए संभव है कि वहाँ गए हो। अब से थोड़ी देर में पहले CDS और उसके बाद तहव्वुर राणा यहाँ से निकलेंगे। तो अभी CDS का मूवमेंट हो रहा है, CDS के मूवमेंट के बाद तहव्वुर राणा जो है यहाँ से निकलेंगे, और उसके लिए सारी व्यवस्था की कर ली गई है। तो जो पहले CDS निकलेंगे, CDS के निकलने के बाद तहव्वुर राणा निकलेंगे, और ये जो पूरा जो आपको पूरा जो विजय दिख रहा होगा,
पालम टेक्निकल एयरपोर्ट का है सुमेरा। यहीं से बस अब से चंद मिनटों के बाद बताया जा रहा है कि ताहुर राणा निकलेगा। मेडिकल की जो प्रक्रिया है लगभग उसकी पूरी हो गई है सुमेरा। जी हाँ, तो बस यही वो जगह है जहां से किसी भी क्षण ताहुर राणा बाहर आएगा और उसके बाद उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। वहां रिमांड मांगी जाएगी, वहां औपचारिकता पूरी की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया, और उसके बाद NIA मुख्यालय ले जाया जाएगा। हम लगातार जैसे ही ताहुर राणा बाहर आता है और आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और वो खबर भी। आप तीनों बने रहेंगे हमारे साथ। लेकिन फिलहाल ये बता दें अपने दर्शकों को, देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से फिलहाल इस समय CDS का मूवमेंट हो रहा है। CDS फिलहाल बाहर आ रहे हैं, ये CDS का मूवमेंट हो रहा है, जैसा कि हमें अभी फिलहाल कुछ देर पहले कुमार कुंदन ने भी बताया, और उसके बाद यहाँ से बाहर आ सकता है ताहुर राणा। लेकिन फिलहाल इस वक्त, क्योंकि ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहाँ से इस वक्त CDS बाहर निकले हैं, और CDS के बाहर जाने के बाद यहाँ से ताहुर राणा को भी ले जाया जाएगा। रूट यहाँ पर लग चुका है, लेकिन फिलहाल CDS का मूवमेंट हो रहा था पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर, और CDS के बाहर जाने के बाद अब यहाँ से कुछ समय बाद ताहुर राणा भी बाहर आएगा। ताहुर राणा को यहाँ से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। यहाँ पर टच डाउन होने के बाद गिरफ्तारी की गई, औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर अरेस्ट मेमो भरा गया है। मेडिकल हुआ है ताहुर राणा का, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत अहमियत थी। कुमार, मेडिकल बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप बता रहे थे कि मेडिकल होना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, और जाहिर सी बात है आप अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लेकर आया गया है ताहुर राणा को, तो उसके वकील भी तमाम तरह की दलीलें देने की कोशिश करेंगे, तो एक फुल प्रूफ केस बनाया जाएगा NIA द्वारा और भारत के जांच अधिकारियों द्वारा। जी कुमार, देखिए जो सुमेरा बहुत अहम इस बात को लेकर है कि अगर उसके मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जिसका उसने हवाला दिया कोर्ट में कि उसे CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। उसने ये भी बोला कि उससे 2-3 बार कार्डियक अरेस्ट भी आ चुका है, और इन सब से अहम उसने कहा कि मुझे पार्किंसंस है। पार्किंसंस वो ब्रेन रिलेटेड बीमारी है जिसमें आदमी को भूलने की आदत होती है। तो ये उसका एक टैक्टिक भी हो सकता है कि कल की तारीख में वो एजेंसियों मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे पार्किंसन डिजीज है, मुझे भूलने की बीमारी है। तो ये तमाम तरह की दलीलें वो इसलिए दिया ताकि बीमारी का बहाना बना के वो भारत जाने से बच पाए। लेकिन आखिरकार भारतीय एजेंसियों और भारतीय सरकार की कोशिश रंग लाई। उसकी हर चाल का तोड़ मेडिकल भारतीय जांच एजेंसियों के पास मौजूद है, और इस वजह से हर कदम को बहुत सोच समझ कर उठाया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के तहत। आप बने रहें, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे अगली खबर का रुख करते हैं। साथ ही ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे एक दिन सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है और अपने जुर्म की सजा भी भुगतनी पड़ती है। मुंबई हमले के गुनाहगार ताहुर राणा को 17 वर्षों के बाद अब उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। एक तरफ लंबे इंतजार के बाद ताहुर राणा भारत लाया जा सका है, दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत बता रही है, तो कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि ताहुर राणा को भारत लाने का पहला प्रयास UPA सरकार में ही शुरू हो गया था और मौजूदा सरकार ने इसमें देर की। क्रेडिट लेने के ऐसे सीरियस एफर्ट के बीच कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कसाब की तरह ताहुर राणा को भी कानूनी अधिकार दिए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कसाब को कानूनी अधिकार मिले, उसी तरह से ताहुर राणा को भी कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। एक बार सुनिए ताहुर राणा पर राजनीतिक बयानों का सेंसेक्स कितना ऊपर जा रहा है। कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, ताहुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सज़ा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक। अगर उसको कोई भी सजा होती है तो कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत हो, उसको पूरा अपना अपील करने का अधिकार हो। लेकिन हम कोई कांगारू कोर्ट नहीं जाना चाहते कि वो आ गया तो उसको गोली मार दो। ये व्यवस्था एक सिविलाइज्ड नेशन की ये
निशानी नहीं है। हम एक सिविलाइज नेशन है, हमारा एक संविधान है, हमारे यहाँ कानून का राज्य होता है, तो कानून के आधार पर जो भी होगा होने दीजिए। ये आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि ये संकल्प है, ये भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। 26/11/2008 और आज है 10 अप्रैल 2025। इसमें 11 साल मोदी जी आपके हैं, आपकी सरकार के हैं, तो जिसे हमने चिन्हित कर लिया था, 11 साल लग गए आपको लाने में। माफी मांगनी चाहिए देश से। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आतंकवादियों के खिलाफ भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा कमजोर और बुज़दिल रहा है। हमने तो जरूरत पड़ी तो आतंकवाद के सामने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कुर्बान किया है। देखिए, तवव्वुर राणा लाया है, अच्छी बात है, उसमें कोई नया फोकस अगर केस पर पड़ता है तो अच्छा, लेकिन सबको मालूम है कि यह हमले के पीछे तो पाकिस्तान था। उसमें नई बात क्या है? अगर पुलवामा के ऊपर आप कोई नया जांच करते, पुलवामा किसने करवाया था? जैसे आपने तवव्वुर राणा को लाया ना, वैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में अबू सालेम को लाया था। तो भारत में आतंक और आतंकी से जुड़ी कोई खबर हो और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे संभव है? तो राजनीति होती रहेगी, लेकिन जरूरी यह है कि तवव्वुर राणा को सजा मिले। दरअसल राणा मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। राणा ने 26/11 हमले से पहले मुंबई आकर रेकी की थी। वो 11 नवंबर से 21 नवंबर 2008 तक मुंबई में था और मुंबई हमले से 5 दिन पहले भारत से भाग गया था। तवव्वुर राणा ने ही डेविड कोलमन हेडली के साथ हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसी ने लश्कर के आतंकियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया और आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद पहुंचाने में मदद की थी। यानी वो लश्कर चीफ हाफिज सईद और आईएसआई के सीधे संपर्क में था। 2008 में धमाकों के बाद राणा को यह लगा था कि वो कानून से बच जाएगा, लेकिन 2009 में शिकागो से एफबीआई ने राणा को गिरफ्तार कर लिया। एफबीआई को आतंकी डेविड कोलमन हेडली से उसके संबंधों का पता चला था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद राणा के लश्कर ए तैयबा और आईएसआई से संबंधों की भी जानकारी मिली। भारत ने 2020 में अमेरिका से तहव्वुर हुसैन के प्रत्यर्पण की मांग की थी। राणा ने भारत आने से बचने के लिए सारी कानूनी दांवपेच लगाए और अमेरिका की अदालतों में अपील कर दी, लेकिन भारत के पेश किए सबूतों के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की अपील को खारिज कर दिया और उसके भारत लाने को हरी झंडी दे दी गई। अब सवाल यह है कि भारत लाने के बाद राणा के साथ आगे क्या होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि 26/11 हमले के कई पहलुओं को लेकर उससे पूछताछ होगी, जिससे लश्कर और आईएसआई की सांठगांठ पर नए खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसियों के पास पहले से मौजूद सबूतों को राणा के बयानों से मिलाया जाएगा। सबूतों के आधार पर राणा के खिलाफ मुंबई में केस चलेगा और दोषी पाए जाने के बाद सजा का ऐलान होगा। राणा से जब पूछताछ होगी तो सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को होने वाली है, क्योंकि राणा के हर शब्द पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। इसीलिए तहव्वुर राणा के भारत आने की जितनी चर्चा यहां हो रही है, उतनी ही चर्चा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अपने बचाव के लिए दलीलें भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ता अभी से कहने लगे हैं कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान का नहीं बल्कि कनाडा का नागरिक है। ट्रंप ने अब खुद ही 90 दिन के लिए रोक लगा दी है। उनके बार बार बदलते फैसलों को देखकर तो यही लगता है मानो वो ये कहना चाहते हो कि मैं जब चाहे टैरिफ लगाऊं, मैं जब चाहे टैरिफ हटाऊं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन ये सवाल भी जरूर है कि ट्रंप की इस मनमर्जी के पीछे कोई मजबूरी तो नहीं है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें वो घर से लेकर बाहर तक बुरी तरह फंस गए हैं। वो कहना तो चाहते हैं कि मुझसे भारी मिस्टेक हो गई, लेकिन अकड़ में वो ये कह नहीं पा रहे हैं। कूटनीतिक फैसले का खेल समझ लिया है, खेल भी ऐसा जिसके नियमों को वो जब चाहें अपनी मर्जी से बदल सकें। दुनिया भर को प्रभावित करने वाले फैसलों को ट्रंप ने जैसे मजाक बना दिया है। वो हर दिन नए फैसले लेते हैं, सख्त तेवर दिखाते हैं और फिर उस फैसले से तुरंत पलट जाते हैं। क्या वो दुनिया के देशों को महज डराना चाहते हैं और फिर उनसे टैरिफ पर समझौता कराना चाहते हैं? बात चाहे जो भी हो, ट्रंप ने अपने ही फैसले पर 90 दिन के लिए रोक लगाई है।
हालांकि ट्रंप के इस फैसले से भारत समेत 75 देशों को फायदा मिलेगा, लेकिन चीन को ट्रंप ने इस ट्रेड वॉर में कोई राहत नहीं दी है, बल्कि चीन के खिलाफ टैरिफ को अब बढ़ाकर 125% कर दिया है। टैरिफ टेरर से अमेरिका के बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट थी, निवेशकों के अरबों रुपए डूब रहे थे। बाजार की हालत आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई की तरफ इशारा कर रही थी। ट्रंप के खास सहयोगी अरबपति इलॉन मस्क भी इस टैरिफ वॉर से सहमत नहीं थे। बताया जा रहा है कि इसको लेकर मस्क और ट्रंप में मतभेद भी थे। अमेरिका में ट्रंप का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के फैसलों से नाराज लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। शायद ये भी ट्रंप के बदलते फैसले की एक बड़ी वजह है। ट्रंप कैबिनेट में भी टैरिफ को लेकर एक राय नहीं है। कई सीनियर मंत्री इसको लेकर ट्रंप से असहमत बताए जा रहे हैं। अमेरिका के कई बड़े उद्योगपतियों का भी ट्रंप पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। अमेरिका का S&P शेयर सूचकांक 9.5% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में 12.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं डाउ जोन्स भी करीब 8% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। एशियाई बाजारों में तेजी दिखी। जापान का शेयर सूचकांक में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं साउथ कोरियन शेयर मार्केट में भी 6.5% का इजाफा हुआ। ताइवान के शेयर बाजार में 9.2% और ऑस्ट्रेलियाई शेयर सूचकांक में 4.5% की बढ़ोतरी हुई।